नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और ये आज आपकी वीडियो क्लास 11th की फ़िज़िक्स की है, जिसमें आज इस वीडियो के साथ फ़िज़िक्स सब्जेक्ट आपका शुरू होगा। केमिस्ट्री की ऑलरेडी 2 वीडियो भेजी जा चुकी हैं जिसमें चैप्टर 1 चल रहा है। अच्छा, एक बात है यहाँ पे, जैसे आप 10th क्लास से 11th में आए हैं और आपने साइंस साइड ली है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो क्या है कि 10th क्लास में साइंस काफ़ी कम होती थी, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में होती थी अलग। उसके साथ आपकी एसएसटी वगैरह और ये सब आपको पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश हिंदी, खैर वो तो अभी भी है, मैथ अलग है। और साइंस की एक बुक होती थी जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें एक ही बुक में मिला दी जाती थी, क्योंकि सब्जेक्ट जो हैं तीनों बहुत छोटे छोटे थे, कोर्स बहुत कम था, तो एक बुक के अंदर आराम से आ जाते थे। अब क्या है, 11th में एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, जैसे 9 से 10th में आ गए थे, ऐसे ही शायद अब 10th से 11th में आ गए होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना है। अगर वो गलतफहमी आपको दूर करनी है तो आप इनकी बुक ले लीजिए। जिन्होंने ले ली होंगी उनकी गलतफहमी अपने आप ही दूर हो गई होगी कि कितना बड़ा सिलेबस है। अकेली फ़िज़िक्स की 2 बुक उस 10th क्लास की साइंस की बुक से बड़ी हैं। मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ही कह रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, डरने का कुछ है नहीं इसमें। जैसे जैसे आपको समझ में आता चला जाएगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ें अपने आप आसान लगने लगेंगी। एक बार आपको समझ में आ गई और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सीधी सी बात है कि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। तो खैर, इस वीडियो में अब हमें क्या करना है, ये वीडियो है फिज़िक्स की, और इस वीडियो में हम फिज़िक्स को शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है फिज़िक्स और नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के रूप में है, अभी आपकी जो आने वाली 4 या 5, हो सकता है ज़्यादा भी हों, ये वीडियो कुछ ऐसी होंगी जो आपको ये बताएंगी कि आपको फ़िज़िक्स पढ़नी कैसे है, और फिज़िक्स पढ़ने के लिए यानी शुरुआत करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाली सीरीज़ सी रहेगी 4 या 5 वाली वीडियो वाली, 4-5 वीडियो वाली, तो उसमें आपको यही समझाया जाएगा कि बेसिक आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैथ ज़रूरी होता है, ज़्यादा नहीं, पर 15 से 20% मैथ इसमें लगता है। तो जो बच्चे होम साइंस से हैं और साइंस ले रहे हैं तो वो मैथ तो छोड़ के बायो ले लेंगे, लेकिन फिजिक्स वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें कोई चॉइस नहीं है। ऐसी केमिस्ट्री नहीं छोड़ सकते, उसमें भी कोई चॉइस नहीं है। तो उनको थोड़ा सा मैथ को ज़रा ध्यान से देखना होगा, और अगर कोई समस्या आती है तो वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या स्कूल में आके आप पूछ सकते हैं कि इस तरह की मुझे दिक्कत आ रही है या मुझे समझ में नहीं आया। कोशिश की जाएगी कि वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर कर दी जाए। तो खैर, अब ये 2-2.5 मिनट आपकी लगभग 3 मिनट के आसपास इसी में जा चुकी हैं, तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं। तो ये जो फिज़िक्स है, इसके इंट्रोडक्शन में आप सभी जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि फ़िज़िक्स में क्या क्या चीज़ें नॉर्मली होती हैं। जो भौतिक विज्ञान है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। कोई चीज़ कैसे हो रही है, कितने तरह के बल लग रहे हैं, मतलब बहुत कुछ है। फिज़िक्स जो है बेसिकली एक साइंस है आपके आसपास होने वाली चीज़ों की। जैसे आप चल रहे हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए हैं, ऊपर उछलने की कोशिश करते हैं तो वापस नीचे आ जाते हैं, कुछ ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे आ जाता है, जब आप मोड़ पे गाड़ी चलाते हैं तो वो एक तरफ को झुक जाती है। ठीक है, आपका चलना, उठना, बैठना, किसी चीज़ को उठा के फेंकना, किसी चीज़ को कहीं पर रखना, लगभग हर तरफ जहाँ आसपास में आप देख रहे हैं, हर तरफ फिज़िक्स आपको दिखाई देगी। तो फिज़िक्स को समझने के लिए, जो 11th क्लास में फ़िज़िक्स है, इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम जो मैथ वाला पोर्शन है, क्योंकि वही खास है, बाकी तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जो आपका मैथ इसमें यूज़ होगा थोड़ा बहुत, वो कौन सा होगा और किस तरह का होगा, उसको हम बोलते हैं, जो मैथ आपका यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं कैलकुलस। मैं लिख देता हूँ, कैलकुलस। अच्छा, ये मैथ में एक बुक भी है, जिन बच्चों के पास मैथ होगा उनके लिए एक प्रॉपर बुक होती है कैलकुलस की। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, अलजेब्रा होती है, ज्योमेट्री होती है, ऐसी एक अब बुक ऐड होगी कैलकुलस। अब ये अलग बात है कि अब नए पैटर्न में उन्होंने 3 मैथ की बुक होती थी पहले फर्स्ट ईयर में, और 3 मैथ की बुक होती थी सेकंड ईयर में, यानी 11th में 3, 12th में 3। लेकिन अब शायद हो सकता है उन्होंने शुरू की 3 बुक को मिला के एक ही बुक बना दिया हो, ऐसा हो सकता है। मैंने मैथ की बुक देखी नहीं है, वो मैथ वाले टीचर आपको बताएंगे जब मैथ की क्लासेस चलेंगी। तो फिलहाल कैलकुलस नाम का पोर्शन आपको मैथ वाले हिस्से में मिलेगा, लेकिन कैलकुलस हमें फिजिक्स में पूरी नहीं पढ़नी है। कभी होम साइंस वाले बच्चे या बायो जिन्होंने लिए वो सोचें कि पूरी कैलकुलस पढ़नी पड़ेगी। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो आपको पता होनी चाहिए।
तो पहले बात कर लेते हैं हम कि ये कैलकुलस है क्या और ये आई कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्या है, ये होती क्या है। तो हमारे जो पहले ये साइंटिस्ट हुए हैं, ये सभी आप जानते होंगे, ये जो पहला फ़ोटो लगा हुआ है इनका नाम है न्यूटन। ये हर जगह है, ये फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, ये पूरी तरह से फैले हुए हैं हर तरफ। इन्होंने हर चीज़ में काम किया है। अब उसके बाद हैं ये, अच्छा मैं इनके नाम लिख देता हूँ कभी बच्चों को पता ना हो। ये है न्यूटन, ये है लेबनिटीज़। इनकी थ्योरम पढ़ने को मिलेंगी मैथ में बच्चों को, लेबनिटीज़ और न्यूटन। थर्ड वाले का नाम मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप गैस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं तो खुद पहचान लीजिए कि ये हैं कौन। ये भी बहुत ही फेमस है इन्हीं की तरह। लेबनिट्ज़ का आपने इतना नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनका ज़रूर सुना होगा, ये जो थर्ड पे हैं। चलिए, ये जो इनके सन लिखे हुए हैं इनके बर्थ ईयर हैं, ये 1642, ये 1646, ये 1564। ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए हैं जो मैं आपको एक आगे चीज़ें बताने जा रहा हूँ ताकि उन्हें समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे, ये थर्ड वाले, फिर न्यूटन, फिर लेबनिटीज़। तो कैलकुलस का जो श्रेय दिया जाता है वो मेनली दिया जाता है न्यूटन और लेबनिट्ज़ दोनों को। लेबनिटीज़, न्यूटन, नाम बड़ा कठिन सा है प्रोनाउंस करने में भी, बोलने में भी। न्यूटन आसान है, लेबनिटीज़। चलिए, तो खैर ये दोनों जो हैं लेबनिटीज़ और न्यूटन, इन दोनों को दिया जाता है। लेबनिटीज़ ने मेन काम किया कैलकुलस को लेके मैथ में, और न्यूटन ने जो काम किया वो कैलकुलस का यूज़ किया उन्होंने फिजिक्स के अंदर। तो अब ये शुरुआत कैसे हुई, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। शुरुआत ऐसे हुई कि जब ये सब चल रहा था, आपने अभी सन देखे इनके 1642, 1646, 1564, यानी ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है। 1642 ये की बात करें तो लगभग आज से कितना हो गया, 380 साल पहले, लगभग 378 साल अगर एक्यूरेट निकाल लें तो 378 साल, यानी लगभग 400 साल। तो जब इतने साल हो चुके 400 साल पहले, तो आप समझ सकते हैं कि 400 साल पहले कितनी डेवलप होगी साइंस, बहुत कम आज के मुकाबले। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कैलकुलस की ज़रूरत हमें कैसे पड़ी। जैसे मान लीजिए हमें किसी सर्कल का एरिया निकालना है, कोई सर्कल है उसका एरिया निकालना है। अब आज के लिए तो बहुत आसान है, एक 7th 8th के बच्चे से भी कहोगे कि सर्कल का एरिया निकालना है, उसको भी पता है कि πr², बात ख़त्म, आपका एरिया आपके पास होगा। बस आप आर बता दीजिए कि त्रिज्या कितनी है उसकी, आप नाप लीजिए। मान लीजिए आपके आसपास में कोई गोला किसी ने बना दिया मिट्टी में, और वो क्षेत्र किसी ने कब्जा लिया और उसकी चारों तरफ से बाउंड्री कर दी और वो गोल है, तो आप क्या करेंगे, उसके सेंटर में जाके खड़े होंगे, आप उसकी त्रिज्या देखेंगे या उसको पूरे को व्यास नाप लेंगे, उसका आधा कर देंगे, वो आपको त्रिज्या मिल गई। मान लीजिए आर की वैल्यू है 7, तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 49 पाई। तो आपका हो गया, अभी भी समझ में नहीं आया, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 7 49, 154। ठीक है, अब ये मीटर में है तो मीटर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। खैर, तो अब कितना आसान है। लेकिन ये πr² आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं आपने इन्होंने गड्ढा वड्ढा खोदा हो, वहाँ से अंदर से निकल आया हो कि भाई यहाँ छुपा रखा था, ये πr² होता है। या भगवान जी ने ऊपर आसमान में लिख के किसी को बता दिया हो कि भाई आप सर्कल का निकालना है तो πr² कर लेना, आसमान में दिखा हो, बादलों की शेप में बन गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ये πr² आया कहाँ से, ये आया कैलकुलस से, ये कैलकुलस की ही देन है। तो ये चीज़ें बनी कहाँ से, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब आपको दिया कैलकुलस ने। तो यहाँ पे हमने बात की कि कैलकुलस का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है न्यूटन को और लेबनिटीज़ को। लेकिन ये जो थर्ड वाले हैं, इन्होंने बेशक कैलकुलस को अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया, इन्होंने कैलकुलस का यूज़ किया, लेकिन उसको कभी नाम नहीं दे पाए, क्योंकि ये खुद ही नहीं उस टाइम पे जानते थे कि कैलकुलस इन्होंने बना दी है। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी कि इनको यही नहीं पता कि इन्होंने कैलकुलस बना दी है, ऐसा कुछ कर दिया है। अब वो कैसे हुआ था वो आपको आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनते रहेंगे मुझे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो हुआ क्या कि अच्छा, इनके ये जो थर्ड वाले हैं, अब इनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम है गैलीलियो, गैलीली पूरा नाम है, शॉर्ट में हम जानते हैं गैलीलियो के नाम से। अच्छा, ये फेमस किस लिए हैं, इन्होंने जो है ये जो ग्रह होते हैं ना हमारे, पृथ्वी, सूरज, शनि, बृहस्पति, इन सब के ऊपर काफ़ी स्टडी की। इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ये,
एस्ट्रोनॉमिकल, ये गलत हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी इन्होंने बहुत की। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ बताई कि जो सूरज है वो बीच में है और पृथ्वी हमारी उसका चक्कर काटती है, उसके चारों तरफ घूमती है। पहले क्या मानते थे लोग, 1564 में तो इनका जन्म हुआ, उससे पहले जो मानने वाली बातें थी वो ये थी कि पृथ्वी बीच में और सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से नॉर्मली देखें तो हमें ऐसा लगता है सूरज जो है पूरब में निकला था, पश्चिम में पहुँच गया, यानी पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। लेकिन आज ये प्रूव हो चुका है, बहुत सालों से प्रूव्ड है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। अब इन्होंने ये बात बताई तो इनको भैया उस टाइम पे उनकी जो है उस टाइम के जो लोग थे इनके आसपास के, उनको क्षति पहुंची इस बात से, उनको बुरी लगी ये बात। उन्होंने कहा ये अकेला आदमी हमारी इतनी सालों पुरानी मान्यता को ख़राब बता रहा है। हम कह रहे हैं कि पृथ्वी का चक्कर सूरज काटता है और ये कह रहा है कि सूरज का चक्कर पृथ्वी काटती है। तो वो इनको पकड़ के ले गए और इनको 1633 की बात है, इनको मिल गई उम्र कैद की सज़ा, इस बात के लिए कि इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर काटती है, ना कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो खैर ये इनकी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रही। और भी हैं बहुत सारी जुड़ी हुई, लेकिन इस वाली वीडियो में उनकी बात करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेन बात करते हैं हम इनके उस काम की जिससे कैलकुलस जुड़ेगी इस कहानी में, जो मैं आपको एक तरह से सुना रहा हूँ। एक कहानी की तरह ही चल रहा है सब कुछ। तो जब गैलीलियो ने अपनी रिसर्च शुरू की, उन्होंने अपनी बातें बतानी लोगों को शुरू करी शुरू में उनका, तो उन्होंने कहा कि अगर दो चीज़ें हैं, अच्छा ये अभी भी हम लोग समझते हैं, देख के लगता होगा, अभी भी आपको नहीं पता होगा शायद, कि अगर आपके हाथ में दो चीज़ें हैं, मान लीजिए एक तो पत्थर है, एक तो है आपके पास पत्थर बड़ा सा, और ये मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा है, रुमाल है, जो भी है। अच्छा, ये पत्थर है, आपने एक हाथ में पत्थर पकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा, ये एक हाथ में आपके कोई कपड़ा है, रुमाल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। इनको आप नीचे पृथ्वी की तरफ, इस वाले हाथ में ये है, लेफ्ट वाले में ये वाला है, राइट वाले में ये वाला है, आप इनको छोड़िए अपने हाथ से, ठीक है, ज़मीन पर गिरने दीजिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा पहले पहुँचेगा? सभी का जवाब, मेरे ख्याल से 100% का जवाब यही होगा कि पहले पत्थर पहुँचेगा, उसके बाद कपड़ा पहुँचेगा। यानी कपड़े को गिरने में समय ज़्यादा लगेगा और पत्थर को गिरने में समय कम लगेगा, पत्थर पहले पहुँचेगा। नॉर्मली देखने पे भी यही लगता है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे होगा भी यही। अगर आप छत पे जाओ, एक छोटा टुकड़ा पत्थर का लो और एक कपड़े का टुकड़ा लो, आप दोनों को फेंको, तो पहले जाहिर सी बात है पत्थर ही पहुँचेगा। अब इन्होंने क्या कहा कि ये बात तो ठीक है, हो तो ऐसा ही रहा है जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इस वजह से कपड़ा लेट पहुँच रहा है क्योंकि हवा इस पे जोर लगाती है और इतना जोर वो पत्थर पे नहीं लगा पाती जितना वो कपड़े पे लगा लेती है। ये सिर्फ कपड़े की वजह से है। अगर हम निर्वात में चले जाएं, अब यहाँ पे एक शब्द आया निर्वात, ये आपने पढ़ा होगा 10वीं तक भी, काफ़ी इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। अगर हम निर्वात में चले जाएं, निर्वात का मतलब जहाँ वायुमंडल ना हो, जहाँ कोई हवा ना हो किसी भी तरह की। उस टाइम पे वैक्यूम नहीं होता था। 1600 या 1500 जो की बात है, ये 1564 का इनका जन्म है, यानी 1600 के आसपास। उस टाइम पे वैक्यूम हम क्रिएट नहीं कर सकते थे, हम नहीं देख सकते थे कि वैक्यूम असल में होता क्या है, कि एक्सपेरिमेंट कर लें। आज ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है कि हम पृथ्वी पे ही वैक्यूम क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी, और कोई इस बारे में सोचता भी नहीं था कि कहीं ऐसी जगह भी हो सकती है कि वहाँ पे वैक्यूम हो, निर्वात हो, कोई हवा ना हो, कोई वायुमंडल ना हो। तो इन्होंने उस टाइम पे सोचा और इन्होंने कहा कि अगर निर्वात है यानी वैक्यूम है, तो वहाँ पे अगर आप इन दोनों चीज़ों को गिराओगे, यानी वहाँ हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पत्थर और कपड़ा दोनों एक साथ ज़मीन पे पहुँचेंगे। या दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको बढ़ा के बताऊँ तो आप एक हाथी और एक चींटी, अगर दोनों को एक साथ निर्वात में छोड़ेंगे या ऊंचाई से गिराएंगे एक साथ, तो दोनों बिल्कुल एक साथ ही ज़मीन पे पहुँचेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? निर्वात होना चाहिए। कंडीशन क्या है? निर्वात होना चाहिए, दोनों एक साथ पहुँचेंगे। सुनने में बड़ी मजाकिया सी और झूठी और इस तरह की लग रही होगी आपको कि शायद बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाथी और चींटी कहीं ऊपर से गिरें, या मान लो कोई वो खड़े हों कहीं पर नीचे कूदें। लेकिन बात किसकी हो रही है? वैक्यूम की, निर्वात की, और वो ऊपर से नीचे कूदें साथ में, तो वो दोनों साथ में पहुँचेंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन ऐसा ही उन्होंने कहा और ऐसा ही होता है। आज ये प्रूव हो चुका है कि निर्वात में ऐसा ही होता है। लेकिन उस टाइम पे प्रूव करने के लिए बड़ी समस्या ये कि एक तो निर्वात नहीं ला सकते कहीं से, और एक्सपेरिमेंट करें तो करें कैसे?
इसको सिद्ध करें तो करें कैसे। लोगों ने माना भी नहीं, क्योंकि उनको ना तो ऐसा दिखता था, वो पत्थर और कपड़ा वपड़ा गिरा के देखते तो सीधा उनको मिलता कि पत्थर पहले पहुंचा है। तो उन्होंने क्या किया कि इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करने भी बड़े टफ। अब टफ कैसे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि किसी ऊंचाई से, किसी भी ऊंचाई से इतनी ऊंचाई ले ली। उन्होंने सोचा कि यहाँ से मैं गिरा के देखता हूँ कोई पत्थर, एक बार बड़ा एक बार छोटा, और मैं टाइम नोट करता हूँ कि कितना उसको टाइम गिरने में लगा। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इतनी ऊंचाई से कोई बड़ा पत्थर या छोटा पत्थर आप गिराएंगे उस टाइम पे, यानी सन 1600 में, आपके पास स्टॉप वॉच भी नहीं है, टाइमर भी नहीं है ना, घड़ी नहीं है, जो आजकल हर जगह सुविधा है। भाई घड़ी तो ऐसी चीज़ हो चुकी है कि हर एक के पास है, कोई घर होगा ही नहीं जिसमें घड़ी ना हो। हाथ पे घड़ी बंधी हुई है लोगों की जिसमें टाइमर वगैरह होते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। अब मान लो वो 2 या 3 मंजिल ऊपर जाएं और किसी पत्थर को गिरें भी, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में, मान 2 सेकंड ज़्यादा लगेगी 2 या 3 मंजिल से गिरने में। अब उस 2 सेकंड को मापे कैसे भाई, इतनी छोटे से समय अंतराल को कैसे मापें। कोई लंबा सा समय अंतराल हो तो फिर भी किसी तरीके से जुगाड़ लगा के नाप लें, पर इतना तो नहीं नाप सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने करने की सोची, लेकिन ये हो गया फेल। तो उन्होंने सोचा कि ये ऊंचाई वाला चक्कर छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। अब आप देखो उस टाइम पे कितनी परेशानियां हो रही थी उनको ये सब करने के लिए, जो आज हमें इतना आसान लगता है कि आज तो टाइमर हर एक घर में, हर एक घड़ी में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं स्लोप बनाता हूँ। स्लोप बोलते हैं हम ढलान को, स्लोप यानी कि ढलान। उन्होंने क्या किया, अच्छा ये ढलान थोड़ा गलत बन गया है, ये बीच में से उठ गया। उन्होंने क्या किया कि मैं यहाँ से ढलान बनाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पत्थर रखता हूँ और इसको लुढ़का के देखता हूँ कि यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचता है। भाई ऊपर से गिरेगा तो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन ये ढलान है तो धीरे धीरे अब वो टाइम नोट कर सकते हैं। अच्छा उस टाइम पे घड़ी तो होती नहीं थी, लेकिन उनके पास फिर भी ये कुछ इस तरह का होता था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बोलते तो थे इसको, रेत का टाइमर होता था। ये पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं, ये ऐसा करके होता था, यहाँ पे रेत भरी होती थी और वो यहाँ से ऐसे 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 गिरती थी, फिर इसको उल्टा करके रख देते तो फिर उधर से गिरती थी। अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं सैंड टाइमर। आज के टाइम में इसको बोला जाता है सैंड टाइमर। सैंड माने रेत और टाइमर माने समय बताने का, ठीक है। तो रेत वाला, इसके अंदर रेत भरी होती थी यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे टपकती थी इसके अंदर, यानी कि गिरती थी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पत्थर यहाँ पे रखा, फिर वो लुढ़काया, वो लुढ़कते लुढ़कते पत्थर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ढलान को थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर ढलान को थोड़ा सा और बढ़ाया, ठीक है। मैं इसको 1 सेकंड मिटा दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। तो ढलान वो बढ़ाते गए और पत्थरों को लुढ़काते रहे और टाइम वो नोट करते रहे। अब इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला वो आपको मैं बताता हूँ कि रिज़ल्ट उन्होंने निकाला क्या। अच्छा उन्होंने ये, फिर ये ढलान बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो पत्थर है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ये 4 पत्थर नहीं रखे हुए, मैंने 4 कंडीशन दिखाई है एक ही पत्थर की, कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे। मतलब उन्होंने बीच बीच में नोट किया टाइम। तो उन्होंने नोट किया कि यहाँ पे जो दूरी इसने तय की, मान लीजिए 1 मीटर तय की, मान लीजिए, तो यहाँ पे उसकी 3 गुना की, यानी कि 3। और अच्छा एक पत्थर यहाँ बीच में मान लेते हैं, फिर यहाँ पहुँचा, तो उसके बाद कितनी की, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यानी उसकी दूरी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ रही है कैसे भाई, पहले यहाँ पे 1 मीटर तय कर रहा था, यहाँ पे 3 मीटर तय कर गया, यहाँ से यहाँ में 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 7 मीटर, लेकिन टाइम उतना ही है। यानी कि सेम टाइम में टाइम उतना ही है टी, हर बार मान लो हमने टाइम ले लिया टी, तो टाइम उतना ही है, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर, अगली ये दूरी 3 मीटर, ये वाली दूरी 1 मीटर, ये वाली दूरी 3 मीटर, ये वाली दूरी 5 मीटर, ये वाली दूरी 7 मीटर। यानी उसी समय अंतराल में हर बार वो दूरी उसकी, जैसे जैसे वो नीचे नज़दीक जा रहा है वैसे वैसे उसकी बढ़ती जा रही है। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, इस वाले स्लोप पे भी किया, फिर इस वाले पे भी किया, फिर इस वाले पे भी किया, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि हर बार यही हो रहा है, स्लोप चाहे कितना ही बड़ा कर लूँ वो हर बार यही हो रहा है। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर ये स्लोप सीधा बिल्कुल 90 डिग्री भी हो
तो भी यही होगा। अगर ऐसे ऐसे हर एक स्लोप पे ही मुझे सेम रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये 90 डिग्री वाला जो है इस पे भी सेम होगा। अब यहाँ से जो उन्हें ये रिजल्ट मिला, इसी ने जन्म दिया कैलकुलस को। अब कैसे दिया? कैलकुलस को जन्म ऐसे दिया कि उन्होंने कहा कि अब मान लीजिए ये है 90 डिग्री, पहले पत्थर था यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आया यहाँ पे, फिर मान लीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ये 4 कंडीशन है पत्थर की। यहाँ पे मान लो 1 मीटर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अच्छा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 7 भी लिख लेते हैं फिर, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, नहीं पूरा एक्सपेरिमेंट ही ले लेते हैं। यहाँ पे 7 और पत्थर की कंडीशन नीचे। तो अब यहाँ पे देखा और टाइम कितना रहा? टाइम लगा यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी। अच्छा, हर जगह मैंने टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? समय बराबर है। अगर अलग अलग होता तो मैं कहता T1, T2, T3, T4, ठीक है ना, लेकिन समय बराबर है तो हर जगह समय टी। तो सेम समय अंतराल में हर बार उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। यानी मान लो 1 सेकंड टाइम है तो इस 1 सेकंड में 1 सेकंड टाइम मान लो टी की जगह, तो यहाँ पे तो 1 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर। यानी जैसे जैसे वो नीचे बढ़ रहा है उसकी दूरी जो कवर करने की समय है, दूरी है, वो बढ़ती जा रही है सेम समय में, ठीक है। अब अगर इनको आप देखो ठीक से तो मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे कितना किया? 1। अगर यहाँ तक की बात करूँ तो 3 और 1 4 मीटर दूरी। यहाँ तक की बात करूँ तो 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9 मीटर। 7 और 5 12, 7 5 12, 3 15 और 1 16। अच्छा, ये 9 मीटर है, ये 16। अब इसमें अगर आप गौर करो तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर और ये क्या है? 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो दूरी हो रही है सेम समय अंतराल में, अब ये तो 1 टी हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं नापूं, ये कितने टाइम में किया उसने? 2 टी में। इसमें दोनों टी कवर है ना, ये वाला और ये वाला। यहाँ से यहाँ तक की नापूं, तीसरी वाली जो 9 आई है, 5 और 3 8 और 1 9, इसमें कितना हो गया? 3 टी। और यहाँ से यहाँ तक की करूँ, लास्ट वाले तक की, ये शायद घिचपिच हो गई ज़्यादा। यहाँ से यहाँ तक की ये कितना है? 40। यहाँ पे कितनी हो गई? 16। तो यानी 1 सेकंड में 1 स्क्वायर, दूसरी सेकंड में 2 का स्क्वायर, तीसरी सेकंड में 3 का स्क्वायर, चौथी सेकंड में 4 का स्क्वायर। तो उन्हें दूरी का समय के साथ एक रिलेशन मिल गया। अगर उन्होंने कहा कि माना वो दूरी जो है x है, माना दूरी x है, तो x क्या है? समय के स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है, समय के स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। मान लो पहली सेकंड है ना, मान लो t का मान 1 है, यानी 1 सेकंड में 1 का स्क्वायर। t का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। ऐसे ही 3 है तो 9, ठीक है। समझ रहे हो आप बात? तो उन्हें जो रिलेशन मिला, वो इन्हें रिलेशन ये मिल गया कि x जो है वो t के हिसाब से चेंज हो रहा है, t के स्क्वायर के। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसको फॉर्मूले में चेंज किया, इक्वल टू लगाया। और जब आप अनुक्रमानुपाती, इसे क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। जब आप इसको हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, उसे बोलते हैं c। इन्होंने यहाँ पे दिया c, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, उन्होंने दिया c। उन्हें ये इक्वेशन मिली x इक्वल टू सी टी का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि उन्हें रिलेशन मिला कि जो x यानी दूरी है ये समय के हिसाब से चेंज हो रही है। यहाँ पे मिल रहा है ना, जो मैंने भी आपको समझाया, t के हिसाब से 1 सेकंड है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2। अच्छा 2, ये समझ में आ गया ना 2t क्यों है? क्योंकि हमने दोनों जोड़े ना, ये वाले, ये भी तो 4 दूरी तय की, 3 और 1 4। अब ये जोड़े हैं तो ये t भी तो जुड़ेंगे आपस में, t प्लस t यानी कि 2t, ऐसे ही 3t, ऐसे ही 4t। तो कुल मिला के ये आपको यहाँ पे एक इक्वेशन उनको मिल गई, s इक्वल टू सी टी का स्क्वायर। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, एक हमें रिलेशन मिल गया दूरी का और
समय का। अब दूरी का और समय का रिलेशन तो मिल गया, अब उन्हें वेग निकालना है। उन्होंने ये चीज़ देख ली कि भैया इसकी जो है ये दूरी बढ़ती जा रही है, ये हर सेकंड में अपनी दूरी ज़्यादा कवर कर रहा है। पहले 1 मीटर करता है, अगली सेकंड में समय उतना ही है लेकिन 3 मीटर कर लेता है, फिर उतने समय में देखूँ तो 5, उतने समय में 7, यानी इसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है जब ये गिरता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने हाथ पे कोई अपने पत्थर गिराया, थोड़ी दूरी से गिराया, थोड़ी चोट लगी। वही पत्थर आप ज़्यादा दूरी से गिराओ, यानी 2 मंजिले पे किसी को भेजो 2 मंजिल ऊपर या 3 मंजिल ऊपर, वहाँ से उसी पत्थर को गिराओ अपने हाथ के ऊपर, तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, यानी ज़्यादा तेज़ी से आया वो। यही तो बात हुई। अब वो ज़्यादा तेज़ी से आया इसलिए तो ज़्यादा चोट गिरी, ज़्यादा चोट लगी। अगर वो थोड़ी ऊंचाई से गिरते तो कम चोट लगती, क्योंकि वो कम वेग के साथ आया, यानी कि जैसे जैसे ऊपर से वो नीचे की तरफ बढ़ता है उसका वेग बढ़ता जाता है। अब उनको क्या पता करना था कि इसका मैं वेग कैसे निकालूं, कि इसका वेग कितना है। अब ये आई समस्या। दूरी और समय में तो उन्होंने रिलेशन निकाल लिया कि दूरी कैसे चेंज हो रही है समय के साथ। यहाँ पे x क्या है दूरी और t क्या है समय। तो ये क्वेश्चन आ गई। अब इसके बाद क्या किया मैं, अगर चलो यहाँ पे एक दोबारा लिख देता हूँ ये सब, x = ct का स्क्वायर, ये तो हो गया ट्रू। अब उनको निकालना था वेग। अब वेग कैसे निकले। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इनको ऐसा मत समझना क्या बोरियत सी चीज़ है और ये x लिख रखा है, क्या ct का स्क्वायर, ये मैंने समझा दिया है कि इसका मतलब क्या है कि दूरी समय के साथ कैसे चेंज हो रही है, ये रिलेशन मिला। और ये सब चीज़ें पता किस लिए हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको ये प्रूफ करना था कि अगर हाथी और चींटी को निर्वात में गिराया जाए तो वो एक साथ पहुँचेंगे। तो ये कोई बोरियत वाला वैसा काम नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो लोगों को समझनी थी कि यार ऐसा भी हो सकता है कि अगर निर्वात में हाथी और चींटी को गिराया जाए तो एक साथ पहुँचेंगे। तो उस चीज़ को प्रूफ करने के पीछे लगे हुए थे, उस चीज़ के लिए ये सब काम हो रहा था, उस चीज़ को उन्होंने फिर प्रूफ भी किया। और आज तो प्रूफ वैसे भी हो चुका है। तो अब उन्होंने वही ये दूरी ली। उन्होंने कहा कि मान लो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मान लो उसका वेग v है और समय क्या है यहाँ पे t। कुछ टाइम बाद मान लो समय थोड़ा बढ़ गया, कितना बढ़ गया डेल्टा t, तो उसका वेग भी बढ़ गया क्योंकि नीचे आते हुए उसका वेग बढ़ रहा है। वेग कितना बढ़ गया v + डेल्टा v। अब आपको ये बड़ा बोरियत सा है, शायद अजीब सा लगता होगा, ये क्या डेल्टा टी डेल्टा वी मतलब क्या है इनके, डेल्टा टी डेल्टा वी के। डेल्टा टी का मतलब है कि थोड़ा क्या बढ़ गया, टी लिखा हुआ है तो समय। डेल्टा वी का मतलब है थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा वेग। डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा मतलब कुछ आपने मान लिया अपनी तरफ से कि इतना चेंज आया लगभग, है ना, थोड़ा चेंज आया, तो उसको कह देते हैं हम डेल्टा। अब ये घट भी सकता है, जुड़ भी सकता है, लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे समय t था, नीचे की तरफ वो गिर रहा है तो समय बढ़ेगा, है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है, हम समय नोट कर रहे हैं तो समय जुड़ जाएगा t + डेल्टा t। यहाँ पे वेग v था, उन्होंने देखा कि जैसे जैसे नीचे गिर रहा है इसका वेग बढ़ता जा रहा है, यानी ये तेज़ी पकड़ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, तो यानी कि डेल्टा v इसमें जुड़ेगा, यानी थोड़ा सा उसका वेग भी बढ़ गया, थोड़ा उसका जो है ये आपका समय तो बढ़ना ही था। अब यहाँ से यहाँ तक अगर उसने x दूरी तय की थी तो यहाँ पे मान लो उसने कितनी दूरी तय की, डेल्टा x, थोड़ी दूरी भी तय की, थोड़ा समय बढ़ा, थोड़ा उसका वेग बढ़ा, तो थोड़ी उसने दूरी भी तय की, तो तीनों हमने डेल्टा लगा दिए। अब उन्होंने क्या किया कि इसका मान हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर रख के देख लेते हैं कि आता क्या है। x की जगह रखा उन्होंने डेल्टा x, c ऐसे ही रखो, t की जगह t + डेल्टा t। और हाँ, ये अगर डेल्टा x दूरी तय की है तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, x + डेल्टा x। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो ये इसमें दिक्कत करेगा। तो जैसे डेल्टा x दूरी तय की तो टोटल दूरी कितनी हो गई, x + डेल्टा x। तो t बन गया t + डेल्टा t, v बन गया v + डेल्टा v, और x बन गया x + डेल्टा x। तो यहाँ पे x की जगह भी x + डेल्टा x। तो ये हो गया। अब ये सब परेशानी खड़ी कर सकता है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, कभी ये मिक्स हो जाए। x + डेल्टा x में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये वाली। तो x + डेल्टा x हो गया, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो x + डेल्टा x = c t + डेल्टा t का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर
प्लस 2ab। सेम हमने खोला, ए का स्क्वायर प्लस बी का, ए क्या है टी है, बी क्या है डेल्टा टी है, और उनका होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये डेल्टा टी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2t डेल्टा टी। इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी टी का स्क्वायर प्लस सी इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t सी डेल्टा टी। ये क्या किया हमने, ये जो सी बाहर था इसकी सारे की गुणा अंदर कर दी। अब क्या हुआ, अब उन्हें मिल गई यहाँ पे दो इक्वेशन। कौन सी, दूसरी वाली ये रही, पहली वाली ये रही। उन्होंने क्या कहा कि मैं एक काम करता हूँ, दूसरी में से पहली को घटा के देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ठीक है, अब उन्होंने घटाया इसको। पहली वाली क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी टी का स्क्वायर, दूसरी ऊपर लिखी हुई है। घटाने का मतलब ये माइनस, ये भी माइनस, एक्स में से जब एक्स घटेगा ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ज़ीरो। ये सी टी स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये भी ज़ीरो। ये क्या बचा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t सी डेल्टा टी। ठीक है, अब इधर राइट हैंड में दोनों तरफ डेल्टा टी है। उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, डेल्टा टी से भाग दे देते हैं दोनों तरफ। डेल्टा टी से भाग देने पर क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी प्लस 2t सी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। इससे ये कट गया, इसके स्क्वायर से ये वाला कट गया, ये ऐसे का ऐसे ही है। तो ये आया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी प्लस 2ct। तो ये अब इक्वेशन उनको मिलती जा रही हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। ठीक है, कर क्या रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो निकालना चाह रहे हैं कि किसी एक बिंदु पर वेग कितना है, एक बिंदु पर वेग निकाला कैसे जाए। बड़ी समस्या वाली बात है, और उस टाइम पे खासकर यानी 1600 सन के आसपास। तो अब उनके पास क्या आया, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, अब आप कह रहे होंगे दूरी बटे समय कहाँ लिखा हुआ है इसमें। ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, और डेल्टा टी क्या था, समय, और दूरी बटे समय तो लिखा हुआ है। ये दूरी बटे समय क्यों लिखा हुआ है, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा है। तो ये डेल्टा एक्स दूरी है, डेल्टा टी समय है, और दूरी बटे समय को ही हम क्या कहते हैं, चाल। यानी वो क्या निकाल रहे हैं, चाल। इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसीलिए डेल्टा टी से भाग दिया गया है ताकि डेल्टा एक्स के अपॉन में डेल्टा टी आए और ये चाल हमें मिले। समझ गए आप। तो ये सब किस लिए हो रहा है, चाल निकालने के लिए। अब इतना तो हो गया, ये तो कुछ दूरी के लिए हो गया, लेकिन उनको तो एक पॉइंट के ऊपर निकालनी है ना कि किसी बिंदु पे कितनी है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मैंने अभी माना हुआ है यहाँ पे, ये जो मैं ऊंचाई से कुछ मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ कि भैया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे यहाँ पे t है, यहाँ पे t प्लस डेल्टा टी है, यहाँ पे वेग v है, तो यहाँ पे v प्लस डेल्टा v है। तो और ये क्या दूरी है, ये दूरी कितनी है, x प्लस डेल्टा एक्स। ये तो डेल्टा वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये डेल्टा क्या मतलब, यानी थोड़ा, और जो समय थोड़ा बढ़ गया, चाल भी बढ़ गई, तो दूरी भी तो x से x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। और उन्होंने कहा मान लो मैं अगर इसको, ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ माना है नीचे, इसको यहाँ मान लूँ या इसको छोटा करता चला जाऊँ, यानी ये जो t है इसके बिल्कुल पास में मान लो, है ना। एक काम करता हूँ, इसको बिल्कुल इसके नज़दीक मान लेता हूँ, यानी ये जो हमारा डेल्टा एक्स है, यानी ये जो दूरी तय हो रही है, मान लो डेल्टा एक्स ये क्या है, टेंड्स टू 0, यानी ये मैंने पॉइंट दोनों इतने बराबर में मान लिए हैं। ये जो पहला पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा इसके बिल्कुल इतना पास में मान लिया है कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, डेल्टा एक्स, अब ये यहाँ से यहाँ तक की ना होके ये यहाँ से यहाँ तक की रह गई, बस बिल्कुल छोटी सी, बहुत छोटी। तो यानी डेल्टा एक्स उन्होंने क्या मान लिया, टेंड्स टू 0। अब ये आया नया कंसेप्ट, डेल्टा एक्स इज 0, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0, 0 की तरफ है। टेंड्स माने होता है अग्रसर, अग्रसर यानी 0 की तरफ अग्रसर। इसका नॉर्मल में अगर आपको फिजिक्स की भाषा में जवाब दूं तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स इतना छोटा है, इतना छोटा है
कि 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है लेकिन इतना छोटा है कि 0 के बराबर है। अब यानी कि आप डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हो, 0.00000000001। अभी 0 तो नहीं है, मतलब कितनी 0 लगा लो, अभी 0 तो नहीं है लेकिन ये 0 के ही बराबर है। ठीक है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये हो गया, उन्होंने डेल्टा एक्स टेंड्स टू कर दिया 0। क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा पॉइंट जो हम तब से यहाँ मान रहे थे, इतनी दूरी पे यहाँ पे मान रहे थे, उन्होंने उस पॉइंट को ऊपर ले लिया। यानी कि जो पॉइंट यहाँ पे माना था उसको वो बिल्कुल टी के पास में ले गए, दूसरे पॉइंट को भी। वो कहते हैं इतनी दूरी का ना नाप के मैं तो बिल्कुल पास में ले लेता हूँ, और इतना पास ले लेता हूँ कि डेल्टा एक्स, यानी ये जो दूरी थी डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स बराबर 0 के हो जाए, है ना। यानी उसने कोई दूरी तय की नहीं, उसके नीचे ही मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया। यानी इतनी कम दूरी तय की कि वो 0 तो है नहीं लेकिन 0 के ही बराबर है। और जब डेल्टा एक्स 0 होगा तो डेल्टा टी भी 0 होगा उस पॉइंट पे। भाई समय भी तो बहुत कम लगा, ठीक है। अब जब डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा टी भी टेंड्स टू 0, दोनों चीज़ें यही हो गई। वी हम निकाल रहे हैं, वी हमें निकालना है। अब इसमें आता है नया कंसेप्ट जिसे कहते हैं हम अवकलन, यानी कैलकुलस। कैलकुलस तो बुक हो गई, उसके अंदर होता है अवकलन, जिसका हम यूज़ करेंगे, जो कैलकुलस का ही हिस्सा है, जिसका यूज़ आप फिजिक्स में करेंगे। क्या बोलते हैं उसे, अवकलन। क्या लिख देता हूँ मैं राइट साइड, उसे कहते हैं अवकलन। तो अब डेल्टा एक्स भी 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका मान हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सी इंटू डेल्टा टी का मतलब इंटू लिख देते हैं, चलो 0 प्लस 2c टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मैंने भी आपको बताया क्या होती है, दूरी बटे समय, यानी कि चाल। ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये सारा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, चाल। चाल को किससे लिखते हैं, v से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, v इजिकल टू 2ct। ये आपका आ गया निकल के वेग का फॉर्मूला किसी एक बिंदु पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो फॉर्मूला आया है, इसमें कैलकुलस के अंदर हम जब डेल्टा एक्स जैसे टेंड्स टू 0 है या डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब भी मैं बोलूँगा टेंड्स टू 0 यानी 0 के बराबर ही है, बस 0 नहीं है। यानी जब अंतर इतना छोटा हो, यानी डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया कि वो 0 के बराबर हो चुका, तो हम उसको डेल्टा एक्स नहीं लिखते, फिर हम उसको लिखते हैं डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। और ऐसे ही डेल्टा टी जब इतना छोटा हो गया तो उसको क्या लिखेंगे, डी टी। डेल्टा से किस में चेंज हो जाएंगे, वो लिखने की फॉर्म में डी, क्योंकि हर बार इतना बड़ा कहाँ तक लिखेंगे, डेल्टा एक्स लगाएंगे, फिर एक तीर लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर ऐसे तीर लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे। इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स और डी टी। तो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर, और डी का मतलब होता है इतना छोटा अंतर कि उसके कोई मायने ही ना हो, उसकी कोई औकात ही नहीं है, इतना छोटा अंतर। उसको क्या लिखेंगे हम फिर, डी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, डी एक्स और डी टी कब लिखेंगे, जब वो टेंड्स टू 0 हो। अब उन्होंने जो v बराबर 2ct निकाला, पहला फॉर्मूला क्या था, x बराबर ct का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलस कैसे यूज़ करते हैं, इन्होंने तो निकाल दिया, हमारे इसमें फिजिक्स में आएगा कि इसका अवकलन कीजिए। अब मैंने बताया ना अवकलन का यूज़ करते हैं, कि इसका अवकलन करो, या इसका हम यूज़ करेंगे बीच बीच में अवकलन करने का। इसको क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करते ही किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, जिसमें दो ही वैल्यू है एक्स और टी, सी तो कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे हम डी एक्स अपॉन डी टी। कॉन्स्टेंट को हम अवकलन में ख़त्म कर देते हैं, उसका मान 1 हो जाता है। टी का स्क्वायर को लिखेंगे हम 2t 2 - 1, या डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू 2t। इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखना हो तो v इजिकल टू, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी क्या हुआ, चाल ही तो हुई, v इजिकल टू 2t।
और कांस्टेंट का मान क्या हो गया था 1, तो उस 1 की जगह आप वापस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दूँ पुरानी वाली, 2TC ना लिख के 2CT। तो ये जो फॉर्मूला है जो इतनी मेहनत करने के बाद गैलीलियो को मिला, वो यहाँ सीधा हमें अवकलन करने से मिल गया। अब आप कह रहे हो कि ये 2 - 1 वगैरह कहाँ से आया, तो मैं जो आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा उसमें एक फॉर्मूला यही है। ठीक है, मान लीजिए dy x की पावर n है, तो इसको लिखेंगे हम n x की पावर n-1, यानी ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी और ऊपर वाली पावर में से एक घट जाएगा। तो यहाँ पे 2 था, 2 आ गया शुरू में और ऊपर वाली में से एक घट गया तो 2t हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले से अवकलन के हमें ये सीधे ही प्राप्त हो गया, सीधे, जो गैलीलियो को इतनी मशक्क़त करने के बाद कि इस पॉइंट पे मैं ये मान लूँ, उस पॉइंट पे वो मान लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये सब इतनी मशक्क़त करने के बाद v = 2CT मिला, जो अब हमें सीधा ही मिल जाता है अवकलन से। तो लेकिन ये बाद में आया, इस बात का आप ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूले वगैरह बने ये बाद में बने हैं, ये न्यूटन ने और लेबनिट्ज़ ने बनाए हैं, लेकिन ये जो है ये गैलीलियो ने बनाया है। तो एक तरह से गैलीलियो ने ये नहीं कहा कि मैं ये कैलकुलस बना दिया, ये कर दिया, उन्होंने तो अपना एक वेग निकालने से मतलब था, उन्होंने उसका एक पॉइंट पे वेग निकाल लिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने यूज़ किसका किया, इनडायरेक्टली, उनको ना पता होते हुए भी कैलकुलस का। यही कहें कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के साथ एक नई कंसेप्ट को जन्म दिया जिसे आज हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और कैलकुलस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक का नाम आपने सुन ही लिया, अवकलन, और दूसरा होता है समाकलन। अभी हमने अवकलन के बारे में कुछ सीखा, बाद में हम समाकलन के बारे में कुछ सीखेंगे। ये 2 ही चीज़ें हैं जो मैथ में आपके लिए थोड़ी नई हैं और जो आपको यूज़ करनी होंगी। बाकी वही गुणा भाग बटे में है, ऊपर है, काट पीट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, लेकिन इसका उपयोग बहुत होगा, तो ये आपको ध्यान से समझनी है। इसके बावजूद अगर अभी तक समझ में कुछ कम आया है या नहीं आया तो आप स्कूल में आके मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप वगैरह पे अगर संभव हो पाया तो उस पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये हमें था कि ये जो इतना सब कुछ करके हम आए हैं ऊपर से, ये सब फॉर्मूले, ये दूरी लगाना, जिसको समझ में ना आ रहा हो वो दोबारा वीडियो को पीछे से प्लेबैक करके देख सकते हैं। तो ये सब कुछ किया है, लास्ट में हमें क्या मिला, v = 2CT, यानी किसी पिंड का, किसी तत्व का, किसी भी चीज़ का एक पॉइंट पे हमें यदि वेग पता करना है तो वो ये है। उसके लिए हमें क्या, समय का पता होना ज़रूरी है, बस। उसके बाद हमें वेग मिल जाएगा कि उसे गिरे हुए कितना समय हो चुका है। ठीक है, तो इससे हमें उसका वेग मिल जाएगा। अवकलन का फॉर्मूला ये होता है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले आपको कई सारे लिखवाऊंगा मैं। ये फॉर्मूला एक है सिर्फ, dy/dx x की पावर dy/dt x की पावर n = n x की पावर n-1, वो हमने यहाँ पे लगाया। अभी n क्या है यहाँ पे n2 है, तो n जैसे यहाँ पे शुरू में आ गया तो यहाँ पे 2 शुरू में आ गया, फिर t यहाँ पे n-1 यानी कि 2-1, और ये क्या मिला 2t। c का अवकलन यानी कांस्टेंट का अवकलन 1 होता है, यानी यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ 1 डॉट, और यहाँ पे c मैंने वापस इसलिए लिखा, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, कि ये कांस्टेंट है, आपको समझ में आए कि ये दोनों फॉर्मूले, ये जो है ये दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, ये हमें अवकलन से डायरेक्ट मिल गए और यहाँ पे उन्हें गैलीलियो को बड़ी माथापच्ची करनी पड़ी पॉइंट मान के। तो ये बेसिक है, माथापच्ची क्या करनी पड़ी, ये बेसिक है। यहाँ से गैलीलियो ने उनको कैलकुलस को जन्म दिया और उसके बाद से कैलकुलस यहाँ से आगे बढ़ी और बहुत ज़्यादा बढ़ी, और उसने कई तरह की समस्याएं हल की, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैलकुलस के निकलने के बाद, अवकलन समाकलन के निकलने के बाद क्या क्या आसानियाँ लोगों के जीवन में आई, जैसे कि उसमें गोले का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, या किसी आड़ी टेढ़ी जगह का क्षेत्रफल कैसे निकालना, क्योंकि चौरस है, आयत है, ये इस तरह की चीज़ें ये तो सीधे निकल जाती हैं, सीधे उनकी लंबाई चौड़ाई ना आपको गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो निकल जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और शायद थोड़ी लंबी ही रहेंगी वीडियो, आधे घंटे की तो बैठती हैं, क्योंकि एक टॉपिक, अब देखिए ये टॉपिक ख़त्म करना था तो इस वजह से ये इतनी लंबी रखनी पड़ी। इसको बीच में छोड़ता तो ना आपको समझ में आता, ना आगे का टॉपिक बन पाता। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर उसमें इससे आगे के भाग की चर्चा करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, 4-5 वीडियो आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड होंगी। थैंक यू।